हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक मानव जनन। और पिछली क्लास में हमने बच्चों इस टॉपिक में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जनन क्या होता है और जनन के लिए हमें कौन कौन सी हेडिंग्स पढ़नी होती हैं, कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं बच्चों। तो बच्चों, मानव जनन जिसमें हम बात करते हैं जनन प्रक्रिया की, कि जनन जीवों का ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है। हम जानते हैं मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में बच्चों जो घटनाएं शामिल हैं, सबसे पहले प्रजनन तंत्र, इसके बाद युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूणीय परिवर्धन और कुछ अन्य पॉइंट। सबसे पहले हम बात कर रहे थे प्रजनन तंत्र में मनुष्य नर प्रजनन तंत्र। मनुष्य नर प्रजनन तंत्र। बच्चों, मनुष्य नर प्रजनन तंत्र जिन अंगों से मिलकर बना होता है, पिछली क्लास में हमने उनका नाम पढ़ा, जैसे वृषण प्राथमिक जननांग के रूप में, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, शीश्न और सहायक जनन ग्रंथियां। इन सब के नाम हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे बच्चों, कि नर प्रजनन तंत्र श्रोणि क्षेत्र में रखा होता है और किन किन संरचनाओं से मिलकर बना होता है। नर प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग वृषण, दूसरा भाग अधिवृषण, तीसरा भाग शुक्रवाहिनी, चौथा भाग बच्चों मूत्रमार्ग, अगला भाग शीश्न और लास्ट में सहायक जनन ग्रंथि। इन संरचनाओं से मिलकर बना होता है बच्चों मनुष्य नर प्रजनन तंत्र। और ये सभी संरचनाएं आपस में किस प्रकार जुड़ती हैं और नर प्रजनन तंत्र बनाती हैं, ये हमने पिछली क्लास में चित्र से पढ़ लिया था बच्चों। आज की क्लास में हम इन सभी हेडिंग्स में से वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों वृषण, टेस्टिस। नर प्रजनन तंत्र का पहला भाग है बच्चों वृषण, टेस्टिस। हम जानते हैं बच्चों वृषण सभी नर जंतुओं के, स्तनधारी हो चाहे पक्षी हो चाहे अन्य वर्ग का जंतु हो, अगर कोई जंतु लैंगिक जनन करता है तो उसमें नर प्राणियों के प्रमुख लैंगिक जननांग होते हैं बच्चों वृषण, टेस्टिस। तो ये नर के प्राथमिक या कह सकते हैं मुख्य जननांग होते हैं। सभी नर प्राणियों के प्राथमिक या मुख्य जननांग होते हैं बच्चों वृषण। आखिर मुख्य या प्राथमिक जननांग क्यों बोलते हैं बच्चों इनको? क्योंकि इनका जो मुख्य कार्य है बच्चों, वृषणों का जो मुख्य कार्य है वो एक तो है लैंगिक जनन के लिए नर युग्मक शुक्राणुओं का उत्पादन करना होता है। इनका जो एक कार्य है वो तो क्या है? लैंगिक जनन के लिए नरयुग्मक शुक्राणुओं का निर्माण करना, उत्पादन करना, ये इनका मुख्य कार्य है, जो लैंगिक जनन की मूलभूत आवश्यकता है। और दूसरा कार्य है बच्चों वृषण कुछ स्टीरॉइड प्रकृति के हार्मोन्स भी स्त्रवित करता है। यह स्टीरॉइड प्रकृति के बच्चों कुछ हार्मोन्स भी स्त्रवित करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स भी बच्चों स्त्रवित करता है। ये प्रमुख कार्य होता है वृषण का, टेस्टिस का। हम बात करते हैं वृषणों की स्थिति, संरचना, आकारिकी सब। तो बच्चों वृषण
गुलाबी रंग की और अंडाकार संरचनाएं होती हैं। गुलाबी रंग की अंडाकार संरचनाएं होती हैं बच्चों। भ्रूणी अवस्था में वृषणों का जो उद्भव होता है वो मीजोडर्म से होता है बच्चों। एक नाम मैंने लिखा है यहाँ पर, मीजोडर्म। इसी यूनिट का हिस्सा है बच्चों भ्रूणीय परिवर्धन। जब हम भ्रूणीय परिवर्तन का डिटेल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो भ्रूणीय परिवर्तन में बच्चों एक आती है कंदुक अवस्था। भ्रूणीय परिवर्तन में एक अवस्था आती है बच्चों कंदुक अवस्था। उस कंदुक अवस्था में अधिकांश जंतुओं में बनते हैं 3 प्राथमिक जनन स्तर। वहां पर बनते 3 प्राथमिक जनन स्तर, जिनके नाम होते हैं बच्चों एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये बच्चों जब भ्रूण बनता है तो उसकी कंदुक अवस्था में 3 प्राथमिक जनन स्तर बनते हैं। कैसे बनते हैं अपन इसको आगे पढ़ेंगे। ये प्राथमिक जनन स्तर भविष्य में भ्रूण के विभिन्न अंगतंत्र बनाएंगे। शरीर के जितने भी अंगतंत्र हैं वो इन्हीं जनन स्तरों से बनेंगे। कुछ अंग एक्टोडर्म बनाएगा, कुछ मीजोडर्म बनाएगा और कुछ एंडोडर्म बनाएगा। इस आधार पर मैंने लिखा है बच्चों कि जो वृषण होते हैं वो भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कौन से जनन स्तर से बनते हैं? मीजोडर्म से बनते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य जनन स्तर। तो बच्चों वृषणों का जो निर्माण है वो मध्य जनन स्तर से होता है, मीजोडर्म से होता है। वृषण एक जोड़ी होते हैं बच्चों, एक जोड़ी होते हैं। गुलाबी रंग की अंडाकार संरचनाएं होती हैं। आकार आकृति की बात करें बच्चों तो मनुष्य में प्रत्येक वृषण की जो लंबाई है वो होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो होती है बच्चों 2 से 3 सेंटीमीटर। मनुष्य में प्रत्येक वृषण की लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है बच्चों। इस प्रकार से वृषण अंडाकार संरचनाओं के रूप में होती हैं। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वृषणों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है वृषणों की स्थिति। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ से 12th बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है और नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टॉपिक हमारा बच्चों चल रहा है वृषण टेस्टिस, और वृषण की जो मुख्य पॉइंट है वो है स्थिति। हमारे शरीर में वृषण कहाँ स्थित रहते हैं, तो स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों वृषण होते हैं बही उदरीय। एक शब्द मैंने लिखा है बही उदरीय, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं बच्चों। स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। अभी पिछली क्लास में हमने प्रजनन तंत्र का चित्र बनाया था बच्चों। तो इस प्रकार का एक डायग्राम हमने ड्रॉ किया था यहाँ से। तो ये जो थैलेनुमा संरचना बनाई थी बच्चों, ये वृषण कोश था। ये उदर गुहा हमने बनाई है। ये जो ऊपर का हिस्सा था बच्चों, ये है उदर गुहा, उदर गुहा। और ये जो हमने पिछली क्लास में थैलेनुमा पाउच बनाया था, एक थैलेनुमा संरचना ड्रॉ की थी बच्चों, इस संरचना का नाम है वृषण कोश।
स्क्रोटल शैक, वृषण कोश। बच्चों वृषण उदर गुहा के बाहर नीचे वृषण कोश में स्थित रहते हैं। अब ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि वृषण कोश का ताप उदर गुहा के ताप की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, जो कि शुक्र जनन के लिए आवश्यक है। तो बच्चों क्या मतलब हुआ बहिउदरीय का? बहिउदरीय शब्द का मतलब यह है कि स्तनधारियों के वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों यहां से। 12th बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि स्तनधारियों के वृषण बहि उदरी होते हैं, क्यों? इसमें पहले तो आपको इस बहि उदरीय शब्द का मतलब लिखना होता है। स्तनधारियों के वृषण बहि उदरी होते हैं, अर्थात वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। अब क्यों, इसका जवाब लिखना होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है बच्चों? क्योंकि वृषण कोश का ताप, टेम्परेचर, उदर गुहा के ताप की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है बच्चों। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, जो कि शुक्र जनन हेतु आवश्यक है, जो कि शुक्र जनन हेतु आवश्यक है। शुक्र जनन का मतलब है शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को बच्चों शुक्र जनन कहते हैं। तो शुक्राणु बनाने के लिए जो टेम्परेचर है वृषण का, वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम होना चाहिए। उदर गुहा का टेम्परेचर की अपन बात करते हैं तो बच्चों एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इस तापमान पर शुक्राणु का निर्माण नहीं कर सकते हैं वृषण। इसलिए वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में आ जाते हैं, क्योंकि यहां का टेम्परेचर उदर गुहा के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री तक कम होता है। इसलिए वृषण कहां रखे होते हैं बच्चों? वृषण कोश में, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में, क्योंकि यहां का जो टेम्परेचर है वो उदर गुहा की तुलना में कैसा होता है? कम। कितना कम होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है। अब बात ये आती है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं कि उदर गुहा से वृषण कोश में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि वृषणों का जो निर्माण है वो एक्चुअली में उदर गुहा में ही होता है। जब किसी जंतु का भ्रूण बनता है तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो वृषण हैं बच्चों, वो उदर गुहा के अंदर ही बनते हैं मेसोडर्म से। ये उदर गुहा है और यहां पर वृक्कों के समीप टेस्टीज बनते हैं, वृषण बनते हैं। उदर गुहा में बच्चों किडनी होते हैं, उत्सर्जी तंत्र में पढ़ा होगा आपने 11th में। यहां पर किडनी होते हैं मुख्य उत्सर्जी अंगों के रूप में। तो वृक्कों के समीप वृषण बनते हैं उदर गुहा में। लेकिन जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु के जन्म से पहले ही ये वृषण उदर गुहा से ट्रैवल करके इस प्रकार से वृषण कोश में आ जाते हैं। बच्चों वृषण बनते हैं उदर गुहा में, लेकिन शिशु जन्म के ठीक पहले ये ट्रैवल करके उदर गुहा से कहां पर आ गए? वृषण कोश में आ गए। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि हम जानते हैं इनका कार्य है शुक्राणु का निर्माण करना, जिसको बोलते हैं शुक्रजनन। और शुक्रजनन के लिए क्या चाहिए बच्चों? कम टेम्परेचर चाहिए, और वो कम टेम्परेचर इनको उपलब्ध करवाता है वृषण कोष। तो कम तापमान में आने के लिए ये ऐसा करते हैं ताकि वृषण अपना काम सुचारू रूप से कर सकें, किशोरावस्था आने पर शुक्राणु का निर्माण कर सकें, इसलिए ये इस प्रकार की गति करते हैं। अब आप ये सोचोगे कि सर वृषण आ गए तो वापस जा भी तो सकते हैं, तो ऐसा जनरली नहीं होता है बच्चों। उदर गुहा और वृषण कोष के बीच यहां पर एक नलिकाकार मार्ग होता है। पिछली क्लास में हमने उस मार्ग का नाम पढ़ा था। इस नलिकाकार मार्ग को बोलते हैं बच्चों वक्षण नाल, इंग्विनल केनाल, वक्षण नाल, इंग्विनल केनाल। ये वो नलिकाकार मार्ग है जिससे वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में आते हैं। लेकिन बच्चों जब वृषण स्थानांतरित हो जाते हैं तो इस वक्षण नाल के अंदर एक संयोजी ऊतक भर दिया जाता है। इस वक्षण नाल के अंदर बच्चों एक संयोजी ऊतक भर दिया जाता है जिसका नाम होता है वृषण रज्जु, स्पर्मेटिक कोर्ड। वृषण रज्जु, या हम नाम दे सकते हैं स्पर्मेटिक कोर्ड। तो जैसे ही बच्चों वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में ट्रांसफर हो गए हैं, वृषण जैसे उदर गुहा से वृषण कोष में ट्रांसफर हो गए हैं तो तुरंत यहां पर एक संयोजी ऊतक भर दिया जाता है जिसका नाम है वृषण रज्जु। ये वृषण रज्जु अब वृषणों को वापस उदर गुहा में जाने से रोकेगा। हालांकि इस वृषण रज्जु से होकर बच्चों कई संरचनाएं गुजरती हैं, जैसे यहां से शुक्रवाहिनी निकल कर जाएगी, यहां से रुधिर वाहिनियां अंदर आती हैं, तंत्रिकाएं आती भी हैं और जाती भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि वृषण रज्जु से होकर रुधिर नलिकाएं, तंत्रिका तंतु और शुक्रवाहिनी ये सब तो गुजर सकती हैं, लेकिन वृषण वापस नहीं जा सकते। तो दो कारण हैं जो वृषणों को वापस उदर गुहा में जाने से रोकते हैं। उसमें एक कारण तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है, वो क्या है? वृषण रज्जु, संयोजी ऊतक से बनी संरचना जो वृषणों को वापस उदर गुहा में जाने से रोकती है। और दूसरा कारण है बच्चों यहां पर एक संरचना मैंने ड्रॉ की थी, प्रनिदेशक गुबर्नैकुलम। ये जब हमने चित्र पढ़ा तब बताया था आपको, प्रनिदेशक गुबर्नैकुलम, जो वृषणों को वृषण कोष की भित्ति से जोड़ देता है ताकि वृषण वापस उदर गुहा में ना जाएं। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों वृषणों की स्थिति। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहां से एग्जाम में कि स्तनधारियों के वृषण बहिउदरीय होते हैं, अर्थात उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में स्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वृषण कोष का ताप उदर गुहा के ताप की तुलना में 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, जो कि शुक्रजनन हेतु आवश्यक है, इसलिए ऐसा होता है। लेकिन वृषण बनते हैं उदर गुहा में और शिशु जन्म के ठीक पहले आ जाते हैं वृषण कोष में। जिस मार्ग से आते हैं उसका नाम वक्षण नाल है, और जब इनका ट्रांसफर हो गया तो इस वक्षण नाल को बंद कर दिया जाता है वृषण रज्जु के द्वारा ताकि वापस ना जा पाए। अब यहां पर एक स्पेशल पॉइंट है बच्चों, एक नोट के रूप में हम उसको ध्यान रख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वृषण उदर गुहा से वृषण कोष में स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति का नाम है बच्चों क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। एक शब्द में लिख रहा हूं बच्चों, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म
क्या होता है कि कभी कभी वृषणों का उदर गुहा से वृषण कोश में स्थानांतरित ना हो पाना, यह घटना कहलाती है क्रिप्टोऑर्किडिज्म। कभी कभी वृषणों का उदर गुहा से वृषण कोश में ना आ पाना क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहलाता है। अगर क्रिप्टोऑर्किडिज्म की स्थिति है, अर्थात वृषण उदर गुहा से वृषण कोश में नहीं आए, तो वृषण यहीं रह गए बच्चों, जहां बने वहीं रह गए। तो इस स्थिति में क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा है यहां का, वृषण कोश का कम होता है शुक्र जनन के लिए, तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए यहां पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा बच्चों। तो क्रिप्टोऑर्किडिज्म की स्थिति के कारण, उच्च ताप के कारण, अगर ये स्थिति है बच्चों, तो उच्च ताप के कारण शुक्राणु, जिनको अंग्रेजी में स्पर्म कहते हैं, का निर्माण नहीं हो पाता है। शुक्राणु नहीं बनेंगे बच्चों। अगर किसी व्यक्ति के वृषण जहां बने उदर गुहा में वहीं रह गए, नहीं आ पाए वृषण कोश में, तो हाई टेम्परेचर के कारण यहां पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। यह घटना कहलाती है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया, वैसे डायरेक्ट एजोस्पर्मिया भी कह सकते हैं बच्चों इसको, एजोस्पर्मिया कहेंगे। और एजोस्पर्मिया मतलब शुक्राणु नहीं बनेंगे, तो ऐसे व्यक्ति बच्चों हो जाते हैं बंध्य, स्टेराइल। वो व्यक्ति कभी भी संतति उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो ये था बच्चों वृषणों की स्थिति। इंपॉर्टेंट है कि वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित रहते हैं। देखो बच्चों, आपको जो नोट्स दिए गए हैं, नोट्स की हार्ड कॉपी, जो फोटोकॉपी आपको दी गई है, तो वहां पर यहाँ 2-3 एक्सेप्शन लिखे हुए हैं। जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ है कि वृषण उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थानांतरित हो जाते हैं, अगर नहीं हो पाते तो क्रिप्टोऑर्किडिज्म कहलाता है। उसके बाद 2 पॉइंट नीचे दिए गए हैं, तो वैसे एनसीईआरटी से संबंधित नहीं है, वो नॉलेज के लिए है, 12th क्लास में किसी काम के नहीं है। नीट वाले बच्चे ज़रूर उसको थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो फिर भी मैं आपको एक बार बोल देता हूँ। उसमें एक पॉइंट तो ये है बच्चों कि कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें वृषण उदर गुहा में रहते हैं, लेकिन केवल प्रजनन काल के समय, जब उनको प्रजनन करना होता है, तो प्रजनन काल के समय वह उदर गुहा से वृषण कोश में आ जाते हैं। मानव में तो जन्म के पहले ही आ गए वृषण कोश में और वहीं रहेंगे आजीवन, जबकि कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें वृषण रहते तो उदर गुहा में हैं, लेकिन जब वे जंतु प्रजनन करेंगे अपनी पर्टिकुलर ऋतु में, जब वो जनन करेंगे, तो उस समय वह आ जाएंगे वृषण कोश में शुक्राणु बनाने के लिए, और प्रजनन करने के बाद वह वापस उदर गुहा में चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिख रखे हैं, खरगोश है, चूहा है, चमगादड़ है। खरगोश, चूहा, चमगादड़, ये ऐसे जंतु हैं जिनके वृषण केवल प्रजनन के लिए उदर गुहा से वृषण कोश में आएंगे, अदरवाइज उदर गुहा में ही रहेंगे। एक दूसरा पॉइंट और लिख रखा है बच्चों मैंने यहाँ पर, वो ये है कि कुछ ऐसे जंतु हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें वृषण कोश अनुपस्थित होते हैं। वृषण कोश होते ही नहीं है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वृषण कोश नहीं है तो वृषण
स्थायी रूप से उदर गुहा में ही स्थित रहते हैं। अगर वृषण कोश नहीं है तो फिर वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में ही स्थित रहते हैं। कुछ ऐसे भी जंतु हैं जैसे हाथी है, वेल है, सील है, ये स्तनधारी जंतु हैं। अब आप सोचोगे कि सर इन जंतुओं में फिर शुक्राणु कैसे बनेंगे, जबकि इनके तो वृषण उदर गुहा में ही है। अभी तो आपने कहा था कि अगर उदर गुहा में वृषण रहेंगे तो शुक्राणु नहीं बनेंगे, शुक्राणु वृषण कोश में बनेंगे क्योंकि यार तापमान कम है। तो इन जंतुओं में ऐसा कैसे होगा? तो बच्चों इसका आंसर ये है, ये ऐसे जंतु हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर, शरीर का ताप पहले से ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या उससे कम होता है। ये वो जंतु हैं बच्चों जिनका बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी 35 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम होता है। इसलिए इन जंतुओं को इस प्रकार के मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। अगर मानव का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री हो जाए तो मानव में भी वृषणों को यहां स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर रहकर शुक्राणु बना लेंगे। तो ये जंतु बच्चों, इनमें वृषण कोश इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका शारीरिक ताप पहले से ही कम होता है, इसलिए वृषण उदर गुहा में रहकर ही शुक्राणु का उत्पादन कर लेते हैं। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे जो 12th NCERT से रिलेटेड तो नहीं है, नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हो। तो ये था बच्चों, अब तक हो पाया है क्लियर वृषणों की स्थिति कहाँ होते हैं, वृषण कोश में क्यों होते हैं, उसका हमने कारण स्पष्ट कर लिया है। अब यहाँ पर स्थिति से संबंधित एक और पॉइंट आता है बच्चों, वो ये है कि आखिर वृषण कोश ताप को कैसे मेंटेन करते हैं। ऐसी क्या व्यवस्था होती है कि उदर गुहा का ताप 37 डिग्री है जबकि वृषण कोश का ताप तुलनात्मक कम है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने की वृषण के अंदर क्या व्यवस्थाएं हैं। तो बच्चों अभी मैंने एक नाम बताया कि ये जैसे उदर गुहा है, यहाँ से ऊपर का जो हिस्सा ये मैंने ड्रॉ किया है ये सब उदर गुहा है, और ये वृषण कोश की त्वचा है। ये वृषण कोश की त्वचा है बच्चों, स्किन। सभी प्राणियों में त्वचा के अंदर पेशियां होती हैं, तो बच्चों यहां पर पेशियां हैं, मसल्स हैं। ये तो उदर भाग की भित्ति के अंदर की पेशियां हैं, हमारे पेट के नीचे, स्किन के नीचे मसल्स होती हैं, वो पेशियां हैं, एक प्रकार की कंकालीय पेशियां। और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर पेशियां होती हैं जिनका नाम है डार्टोज मसल्स। मतलब वृषण कोश के अंदर जो विशेष पेशियों का स्तर पाया जाता है बच्चों, उस पेशियों के स्तर का नाम है डार्टोज मसल्स। डार्टोज मसल्स वृषण कोश की त्वचा के अंदर, भित्ति के अंदर जो विशिष्ट पेशियों का परत पाई जाती है उसका नाम है डार्टोज मसल्स। इसी प्रकार बच्चों उदर गुहा के अंदर कंकालीय पेशियां हैं ही। तो एक अन्य विशिष्ट पेशी समूह है बच्चों जो उदर भाग की भित्ति की पेशियों को डार्टोज पेशियों से जोड़ता है। ये उदर भाग की पेशियां और ये डार्टोज पेशियां। तो उदर भाग की पेशियों को डार्टोज पेशियों से जोड़ने के लिए ये एक दूसरा पेशी समूह है बच्चों, इसका नाम होता है क्रीमेस्टर मसल्स। क्रीमेस्टर मसल्स ये क्या काम करते हैं? क्रीमेस्टर मसल्स ये उदर भित्ति की पेशियों को वृषण कोश की डार्टोज पेशियों से जोड़ती हैं। तो बच्चों ये क्रीमेस्टर पेशियां और डार्टोज पेशियां, ये दोनों पेशी मिलकर वृषण कोश के आकार को परिवर्तित करती हैं और ऐसा करके ये टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं।
ये दोनों पेशियां वृषण कोश के आकार को छोटा बड़ा करके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं उदर गुहा से कम। तो उदर गुहा से कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये पेशियां जिम्मेदार होती हैं बच्चों। इस कारण से वृषण कोश का ताप उदर गुहा से कम होता है और वृषण के जो एंजाइम्स होते हैं वो कम टेम्परेचर पर ही सक्रिय होते हैं। इस कारण कम तापमान पर ही शुक्राणु जनन होता है। तो ये था बच्चों मानव जनन में वृषण प्राथमिक जननांग के रूप में। अभी तक हमने केवल वृषण की बाह्य संरचना और स्थिति पढ़ी है, गुलाबी रंग के अंडाकार, लंबाई चौड़ाई, उद्भव मेसोडर्म से और उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थिति, ये पढ़ा है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों वृषण की आंतरिक संरचना। वृषण की आंतरिक संरचना। और वृषण की आंतरिक संरचना में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृषण के आवरण, कि वृषण कौन कौन से आवरणों से घिरा रहता है, कवर्ड रहता है। तो वैसे तो बच्चों मुख्य आवरण तो वृषण में एक ही है, जो हमें याद रखना होता है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक या कह सकते हैं रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। लेकिन फिर भी हम सभी आवरणों की बात करें तो वृषण में बाहर से अंदर की ओर 3 आवरण होते हैं। बाहर से अंदर की ओर 3 आवरण होते हैं, जिसमें पहला आवरण है बच्चों विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम, इसको हिंदी में हम कहेंगे आंतरांगीय उपकला। आंतरांगीय उपकला, बार बार ये नाम आएगा जब भी हम अंगतंत्रों की संरचनाएं पढ़ेंगे बच्चों, तब तक विसरल पेरिटोनियम का नाम आता है। तो आंतरांगीय उपकला विसरल पेरिटोनियम बच्चों ये वृषण का सबसे बाहरी आवरण है, जो दोहरी पेरिटोनियम डबल पेरिटोनियम से बना होता है बच्चों। दोहरी पेरिटोनियम या डबल पेरिटोनियम से बना होता है। तो ये है बच्चों वृषण का बाहरी आवरण, और ये बना होता है दोहरी पेरिटोनियम से। ये दोनों पेरिटोनियम सरल सल की उपकला से बनी होती है बच्चों। ये जो पेरिटोनियम जो मैंने शब्द लिखा है, ये जो उपकला मैंने शब्द लिखा है, ये वास्तव में कौन सा उपकला ऊतक है, ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ये है सरल शल की उपकला। सरल शल की उपकला इस प्रकार से आप समझेंगे, जैसे ये बच्चों मैंने टेस्टिज मान लो ड्रॉ कर दिया अंडाकार ऐसा, तो इसके बाहर ये जो सबसे बाहरी आवरण जो मैंने बताया अभी आपको, तो ये बच्चों इस प्रकार का होता है दोहरी पेरिटोनियम से बना हुआ। ऐसा ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से ड्रा किया है बच्चों, ये होता है दोहरी पेरिटोनियम। ये 2 झिल्लियां दिख रही होंगी आपको, 1 और 2, इसको बोलते हैं बच्चों दोहरा पेरिटोनियम, जो सरल सल की उपकला से बना होता है। वृषण का बाहरी आवरण माना जाता है बच्चों। इन दोनों पेरिटोनियम के बीच में, यहाँ पर इनके बीच में एक द्रव भरा रहता है, सिलोमिक फ्लूइड। दोनों के बीच में बच्चों एक द्रव भरा रहता है जिसका नाम है सिलोमिक द्रव, और इसका काम है ये वृषणों को फिसलने में मदद करता है। जब वृषण कोश का आकार छोटा बड़ा होता है पेशियों के कारण, तो उस समय वृषण मूवमेंट करते हैं, वृषण कोश में स्लाइड करते हैं, फिसलते हैं, तो ये द्रव इन वृषणों को ऊपर नीचे फिसलने में मदद करता है। तो ये बच्चों विसरल पेरिटोनियम। दूसरा होता है ट्यूनिका
एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। दूसरा आवरण बच्चों, ये वृषण का वास्तविक बाह्य आवरण है। वास्तविक बाह्य आवरण जो पूरे टेस्टिस को कवर करता है, ये वाला, ये है बच्चों वास्तविक बाह्य आवरण। वैसे तो बाह्य आवरण हमने कहा विसरल पेरिटोनियम, लेकिन बच्चों ये पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है, ये वाला हिस्से पर अनुपस्थित होता है विसरल पेरिटोनियम। तो जो वास्तविक टेस्टिस का बाह्य आवरण है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, वास्तविक बाह्य आवरण। और ये बना होता है बच्चों रेशेदार संयोजी ऊतक से। ये कौन से ऊतक से बना होता है बच्चों? रेशेदार संयोजी ऊतक से बना होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे टिश्यू में पढ़ेंगे। तो ये बच्चों इसका वास्तविक बाह्य आवरण, जिसको हमने नाम दिया ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बच्चों ट्यूनिका एल्बुजिनिया की विशेषता है कि ये अनुप्रस्थ रूप से वृषण के अंदर धंस जाता है, इस प्रकार से। इसकी विशेषता है बच्चों, ये इस प्रकार से वृषण के अंदर धंस जाता है और धंसकर पट्ट बनाता है दीवार। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बनी दीवार है बच्चों। ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये दीवार ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बनी होती है। ये दीवार, ये अनुप्रस्थ पट्ट हैं जो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया से बने होते हैं। ये अनुप्रस्थ पट्ट प्रत्येक वृषण को, जैसा कि मैंने कहा एक जोड़ी वृषण होते हैं बच्चों, ये प्रत्येक वृषण को इस प्रकार से छोटे छोटे शंक्वाकार कक्षों में बांट देते हैं। इन शंक्वाकार कक्षों का नाम होता है वृषण पालिका। इनको हम नाम देते हैं बच्चों वृषण पालिका। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, वृषण पालिका, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो बाहरी आवरण दोहरी पेरिटोनियम, दूसरा आवरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो मुख्य बाह्य आवरण है, अंदर की तरफ धंसकर छोटे छोटे कक्ष बना देता है जिनका नाम है वृषण पालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिनकी संख्या होती है प्रत्येक वृषण में लगभग 250। और बच्चों इस प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक कक्ष में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं होती हैं बच्चों, जिनका नाम है शुक्र जनन नलिकाएं। ये जो नलिकाकार संरचना मैंने ड्रॉ की है प्रत्येक कक्ष में, इनका नाम होता है बच्चों शुक्र जनन नलिकाएं। और ये शुक्रजनन नलिकाएं वृषण की मुख्य क्रियात्मक इकाई होती हैं। अर्थात जो वृषण का जो मुख्य कार्य होता है बच्चों, वो है शुक्राणुओं का निर्माण करना। तो वो शुक्राणुओं का निर्माण इन्हीं नलिकाओं के अंदर होगा। तो ये शुक्रजनन नलिकाएं जो इन पालिकाओं के अंदर होती हैं। एक तीसरा आवरण मैं और बता देता हूं, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई यूज नहीं उसका। वो बच्चों है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, जो इस प्रकार से इन कक्षों के अंदर होता है। ये जो कक्ष होते हैं, इन कक्षों के अंदर का जो सबसे आंतरिक अंदर का जो रेड कलर से मैंने आवरण बनाया है, इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है बच्चों। फिर भी हम जब पढ़ते हैं इस तरह को तो एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं कि संयोजी ऊतक के अंदर की तरफ ये ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा का आवरण है। ये खुद भी संयोजी ऊतक से बना होता है और इसमें रुधिर नलिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं जो इन शुक्रजनन नलिकाओं तक सप्लाई की जाती हैं।
शुक्रजनन नलिकाओं के कार्य को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पोषण देने के लिए ब्लड सप्लाई की जाती है, वो इस स्तर से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार बच्चों प्रत्येक वृषण जो है 3 आवरणों से घिरा रहता है। ट्यूनिका वेजिनेलिस, दोहरी पेरिटोनियम बोल दिया मैंने बच्चों, बाकी ट्यूनिका का नाम देंगे तो वेजिनेलिस के नाम से दे सकते हैं। इसको अपन नाम दे सकते हैं बच्चों ट्यूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस बाहरी आवरण जो दोहरी पेरिटोनियम से बना है, दूसरा ट्यूनिका एल्बुसिनिया और तीसरा ट्यूनिका वेस्कुलोसा। पर मुख्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो आपको एक याद रखना है कि टेस्टिस का जो मुख्य आवरण है वो क्या है, वो है बच्चों ट्यूनिका एल्बुजिनिया। जो कौन से ऊतक से बना होता है, वो बना होता है बच्चों रेशेदार संयोजी ऊतक से। और ये प्रत्येक वृषण के अंदर धंसकर अनुप्रस्थ पट्ट दीवार बनाता है, जो प्रत्येक वृषण को लगभग 250 कक्षों में बांट देता है, जिनका नाम है वृषण पालिका। और इन वृषण पालिकाओं में प्रत्येक वृषण कक्ष में 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं, शुक्रजनन नलिकाएं, जो वृषण की क्रियात्मक इकाई होती हैं। अर्थात जो वृषण का मुख्य कार्य लैंगिक जनन के लिए शुक्राणु का निर्माण करना होता है, वो इन्हीं नलिकाओं में संपन्न होता है। तो ये हैं बच्चों वृषण के आवरण। इसके बाद अगली क्लास में हम वृषण की आंतरिक संरचना को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इन आवरणों का एक चित्र बनाएंगे अधिवृषण के साथ, और उसके बाद हम वृषण पालिका का एक अनुप्रस्थ काट बनाएंगे ताकि शुक्रजनन नलिकाओं की संरचना को हम समझ सकें। तो अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।